स्टूडेंट्स, मैं शिवम अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। तो हम अपनी लेक्चर सीरीज सॉलिड स्टेट को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड दिस इज़ लेक्चर 12 ऑफ आवर सॉलिड स्टेट लेक्चर सीरीज। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी के हाफ क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व कर लिए थे विद सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे और दिस इज़ द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ आवर लेक्चर सीरीज सॉलिड स्टेट। सेकंड लास्ट क्योंकि एक लेक्चर इसके बाद और आएगा जो कि आपका एग्जाम डोज होगा। एग्जाम डोज मीन्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि पूरे चैप्टर की उसमें समरी होगी जो कि आपके रिवीजन के टाइम पर बहुत काम आने वाला है। तो चलिए इस लेक्चर में शुरू करते हैं अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो बच गए थे। तो हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बचे थे? हमने लास्ट लेक्चर में 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए थे। अब बाकी के क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिल्वर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी लैटिस इफ एज लेंथ ऑफ द सेल इज दिस एंड डेंसिटी इज दिस, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि जो हमारा सिल्वर है, इधर लिख देता हूँ थोड़ा मैं, जो हमारा सिल्वर है, सिल्वर हमारा एफसीसी लैटिस बना रहा है और एफसीसी लैटिस में z क्या होता है 4। z कितना होता है 4। उसके बाद कह रहा है जो एज लेंथ है, एज लेंथ मतलब ए कितनी दे रखी है हमें 4.07 इंटू 10 टू दी पावर कितनी दे रखी है -8। ये हमें एज लेंथ दे रखी है और उसके बाद ये सेंटीमीटर में दे रखी है। उसके बाद हमारी डेंसिटी कितनी दे रखी है हमें, डेंसिटी दे रखी है हमें 10.5 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। ये हमें डेंसिटी दे रखी है। क्या पूछ रहा है? एटॉमिक मास पूछ रहा है सिल्वर का। क्या पूछ रहा है? एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, मतलब Ag का हमारा एटॉमिक मास हमें ये पूछ रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल अप्रोच है। क्या करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वही ट्रिक लगाएंगे अपनी, जमना Z m n एवोगैड्रो नंबर और A का क्यूब। तो देखिए हमें निकालना क्या है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मोलर मास। मोलर मास जो आएगा उसकी यूनिट को हटा के सिर्फ हम यूनिट लिख देंगे, वो हमारा एटॉमिक मास होगा। तो बस बाकी सब टर्म इधर ले जाइए, मोलर मास को हम ऐसे ही रखेंगे। तो क्या एम्प्लाई करेगा ये, m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा d na और a क्यूब अपॉन z। अब देखिए क्या क्या वैल्यू है हमारे पास, d की वैल्यू है हमारी 10.5, यहाँ पर रख देंगे। na क्या होता है हमारा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। a क्या हो जाएगा हमारा, a है हमारा 4.07 इंटू 10 टू दी पावर -8, यहाँ पे रख देंगे। z की वैल्यू हमारी 4। सारी वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं, सॉल्व करके हमारा m आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। अब मोलर मास आएगा हमारा किस में, ग्राम पर सेंटीमीटर में, लेकिन उसको हम किस में ग्राम पर मोल में आ जाएगा मोलर मास हमारा, और उसको हम किस में लिख देंगे, यूनिट में लिख देंगे। वो हमारा क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, इसको कैलकुलेट करेंगे 107 के अप्रोक्स आएगा इसका मोलर मास। तो आप कैलकुलेट कर लेना, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट। कोई हमारा क्यूबिक सॉलिड है और वो 2 एलिमेंट से बनना है। 2 एलिमेंट कौन कौन से, एक है हमारा P और दूसरा है हमारा Q। कौन कौन से हैं, P और Q। तो देखिए एटम ऑफ Q आर एट द कॉर्नर। Q के एटम कहाँ पे हैं, कॉर्नर में हैं। कहाँ पर हैं, कॉर्नर में हैं। और जो हमारा P है, P के एटम कहाँ हैं, बॉडी सेंटर में हैं। कहाँ पर है, बॉडी सेंटर। अब ये आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का फॉर्मूला पूछ रहा है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P एंड Q, और P और Q का भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, इसका फॉर्मूला निकालना हमें पता है, कैसे निकालते हैं? तो चलिए कोशिश करते हैं निकालने की। कैसे निकालेंगे, तो देखिए Q हमारा कॉर्नर में प्रेजेंट है और P हमारा बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है। तो पहले P वाले को ही देख लेते हैं। जब हमारा बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है तो यूनिट सेल को अपना कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा, भाई बॉडी सेंटर में तो पूरा का पूरा एटम ही प्रेजेंट है, तो पूरा का पूरा एक ही अपने आप को पूरा कंट्रीब्यूट करेगा। तो कितना कंट्रीब्यूट कर देगा ये बॉडी सेंटर में, P 1। और अगर कॉर्नर में प्रेजेंट है, कॉर्नर में प्रेजेंट है तो 8 यूनिट सेल को अपना जो एक एटम है 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है कॉर्नर वाला एटम। तो अगर 8 यूनिट सेल को 8 यूनिट सेल को एक एटम कंट्रीब्यूट करता है और कॉर्नर कितने होते हैं 8,
तो 8 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा 1, तो ये भी कितना करेगा 1। और अगर मैं यहाँ से P रेशियो क्यू लिखूँ, P रेशियो अगर मैं क्यू लिखूँ तो क्या हो जाएगा हमारा 1:1। और मैंने बताया था जो हमारा रेशियो आएगा वो इसके सरफेस में लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा P1Q1, या फिर इसको ऐसे लिख दें, ये क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला PQ, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। और अब सेकेंडली उसने क्या पूछा है कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हम इसको पकड़ लेते हैं बॉडी सेंटर्ड वाले को, हमारे लिए आसान रहेगा। तो देखिए बॉडी सेंटर्ड में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सेंटर में हमारा एटम प्रेजेंट हो, उसके चारों उसके कोऑर्डिनेशन में मतलब नाइबरिंग एटम कितने होते हैं, उसमें 8 नाइबरिंग एटम होते हैं, 8 कॉर्नर्स में होते हैं। तो हमारा जो P है, P का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा भाई, P का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा मेरा 8। और देखिए Q जो है, जब P हमारा 1 में है रेशियो में और Q हमारा 1 में है, तो दोनों का सेम होना चाहिए, तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर Q का भी हमारा क्या आ जाएगा 8। तो P और Q का हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 8 और इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा PQ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोबियम क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, नियोबियम क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। नियोबियम है हमारा, नियोबियम क्या बना रहा है हमारा, कौन सा क्रिस्टल में क्रिस्टलाइज हो रहा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्रिस्टलाइज हो रहा है। और उसकी डेंसिटी हमें दे रखी है, डेंसिटी कितनी दे रखी है 8.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, ये हमें डेंसिटी दे रखी है। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम यूजिंग इट्स एटॉमिक मास 93 यूनिट। क्या निकालनी है हमें, एटॉमिक रेडियस निकालनी है, क्या निकालनी है, एटॉमिक रेडियस निकालनी है। और अगर इसका मास कितना है हमारा, एटॉमिक मास कितना है हमारा, एटॉमिक मास है हमारा 93 यूनिट दे रखा है, या फिर इसको मोलर मास में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 93 ग्राम पर मोल, ये हमारा मोलर मास हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या निकालना है, R निकालना है। और हमें BCC के लिए पता है, BCC के लिए R जो होता है, R और A का रिलेशन होता है R = √3/4A। ये हमारा BCC क्रिस्टल के लिए रिलेशन होता है। ये रिलेशन हमने कहाँ पढ़ा था, जब हमने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी थी, तो हमने BCC में ये रिलेशन डेवलप किया था। देखिए ये रिलेशन यहाँ पे न्यूमेरिकल में काम में आ रहा है बिल्कुल। तो R का फॉर्मूला हमारा ये होता है, अगर मैं किसी भी फॉर्मूले से A की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो मैं इस फॉर्मूले को लगा के R की वैल्यू निकाल दूंगा। और A की वैल्यू मेरी कहाँ से निकलेगी, A की वैल्यू निकलेगी मेरी जमुना से। डेंसिटी क्या होती है, ZmNA, डेंसिटी हमारी ये होती है। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, A को एक साइड ले आओ, जिसकी वैल्यू निकालनी रहती है उसको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सारे टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं। तो A को ऊपर ले आएंगे, क्या हो जाएगा हमारा A³ = ZmNA ये आ जाएगा हमारा। अब देखिए Z BCC के लिए क्या होता है हमारा 2 होता है, M की वैल्यू क्या रख देंगे 93 रख देंगे, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर क्या रखेंगे 6.22 × 10⁻23। और सॉरी यहाँ पर A³ नहीं है, ये D नीचे आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये D। और D की वैल्यू क्या रख देंगे, हमें दे रखी है 8.55। तो A की वैल्यू हमारी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, A की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर A की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाएगी, मतलब इधर लेके जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे क्यूब भी हटा दूँ तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा और यहाँ पर 1/3 रूट हो जाएगा इसका। तो A की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे, A की वैल्यू हमारी जो भी आएगी वो यहाँ पे रखेंगे A की वैल्यू, उससे हमारी R की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन मैटर करती है। कॉन्सेप्ट आपको पता होता है, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपकी कैलकुलेशन भी मजबूत होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगी आपकी तो इस क्वेश्चन में आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज R एंड द रेडियस ऑफ एटम इन द क्लोज पैकिंग इज R कैपिटल। और आगे क्या कहना है, क्या कह रहा है, ड्राइव रिलेशन बिटवीन R एंड R। तो ये कह रहा है कि हमारा जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये मान लीजिए हमारा, ये कह रहा है कि हमारा कोई ऑक्टाहेड्रल वॉइड है
और उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस है स्मॉल आर। रेडियस कितनी है उसकी? स्मॉल आर उसकी रेडियस है, और जो हमारे स्फेयर है उसको जो कवर कर रहे हैं स्फेयर, उसकी रेडियस है कैपिटल आर। तो ये पूछ रहा है स्मॉल और आर और कैपिटल आर में रिलेशन क्या होगा, वो रिलेशन हमें ड्राइव करना है। मान लीजिए ये मेरा, मैं आपको एक बार ऑक्टाहेड्रल वॉइड फिर से दिखा देता हूँ। ये मेरा स्क्वायर शेप में हमारे 4 स्फेयर प्रेजेंट हैं। एक स्फेयर ऊपर से रखा हुआ है, एक स्फेयर नीचे से रखा हुआ है। इन 6 के 6 स्फेयर के बीच में जो एम्प्टी स्पेस बचता है उनको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखिए ये वाला स्फेयर ऊपर वाला और ये वाला स्फेयर नीचे वाला, ये थोड़ी देर के लिए भूल जाइए क्योंकि हमें अपना रिलेशन निकालना है। तो इसको कंसीडर करिए, ये जो 4 स्फेयर हैं, 4 बॉल्स हैं, इनके बीच में वॉइड बनना है। ये मैंने यहाँ पे 4 स्फेयर्स ले लिए और इसके बीच में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना दिया। तो देखिए ये हमारा सेंटर है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे सेंटर से लेके इतनी डिस्टेंस जो है वो कितनी है? आर है, स्मॉल आर। और यहाँ से लेके यहाँ तक भी डिस्टेंस कितनी होगी? स्मॉल आर। अब देखिए इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? कैपिटल आर। ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? कैपिटल आर। आई बात समझ में? यहाँ इसके सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? आर। और इसके सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी मेरी? आर। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको ए नेम दूँ, ए बी और सी, तो मैं ट्रायंगल ए बी सी में देखें, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में देखें, ये पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनना है। एंगल ए क्या हो रहा है? 90 डिग्री। ये इसकी हाइपोटेनियस हो जाएगी बी सी, ए सी और बी बी इसकी, ए सी और ए बी इसकी परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा। तो इसमें अगर हम इसमें अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस, सॉरी बी सी, ये बी सी है ना, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद जो हमारा बी सी है, बी सी कितना है? इतना आर और इतना आर, तो क्या हो जाएगा ये हमारा? 2r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी कितना है हमारा? ए बी आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो क्या हो जाएगा? आर प्लस आर का स्क्वायर। और ए सी कितना हो जाएगा हमारा? स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा, ये भी आर प्लस आर। ये हमारा क्या हो जाएगा? ए सी। अब देखिए आर प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, दोनों टर्म एक ही हैं, तो प्लस होके 2 हो जाएगी, 2 बन जाएगी। और इसका अगर हम स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2r का 4r का स्क्वायर बन जाएगा ये। और ये क्या लिख देंगे इसको? 2r प्लस आर इसका स्क्वायर लिख देंगे। आई इतनी बात समझ में? अब देखिए इस वाले 2 से ये 4 2 टाइम्स कट सकता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 2r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर प्लस आर का स्क्वायर। अब देखिए इस 2r के स्क्वायर को अगर मैं होल ब्रैकेट में बंद करूँ तो मैं ऐसे ही तो लिखूँगा भाई, √2r और इसका स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा हमारा, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर हो, तो एक ही तो बात है, एक ही तो सेम थिंग है। मैंने इसको होल ब्रैकेट का स्क्वायर कर दिया और ये क्या हो जाएगा हमारा? आर प्लस आर और इसका स्क्वायर। दोनों तरफ क्या ले लेंगे? दोनों साइड में हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो दोनों के स्क्वायर हमारे गायब हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? √2r इज इक्वल्स टू आर प्लस आर। इतनी बात आई समझ में? ये क्या इम्प्लाई करेगा? ये जो r वाली टर्म है, ये वाली r वाली टर्म, दोनों को एक साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा हमारा? क्या इम्प्लाई करेगा? √2r माइनस आर इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा ये हमारा। आर यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा हमारा? आर √2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद अगर मैं √2 की वैल्यू रखूँ, √2 की वैल्यू होती है 1.414, क्या होती है? 1.414 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर। 1.414 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 0.414 और आर ऐसे ही बच जाएगा ये, इज इक्वल्स टू आर। तो ये हमारा रिलेशन आ गया, r इज इक्वल्स टू 0.414 r। ये हमारा रिलेशन आ गया r और r में ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कॉन्सेप्चुअल था, इसको हम अच्छे से याद रखेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन था, देख लेंगे एक बार। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कॉपर क्रिस्टलाइज इनटू FCC लैटिस। कॉपर किस में क्रिस्टलाइज हो रहा है हमारा? कॉपर क्रिस्टलाइज हो रहा है हमारा FCC लैटिस। FCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? Z इज टू कितना है? 4 है उसका। उसके बाद है हमारा विद एज लेंथ 3.61 इंटू 10 टू द पावर -8। एज लेंथ कितनी दे रखी है इसमें? 3.61 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। इतनी इसकी ए की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद कह रहा है सो डैट द कैलकुलेटेड डेंसिटी इन एन एग्रीमेंट विद इट्स मीजर वैल्यू ऑफ 8.92 ग्राम सेंटीमीटर -3। ये कह रहा है कि हमें ये प्रूफ करना है कि इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी आएगी हमारी 0.92 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3। तो इतनी डेंसिटी हमें लानी है, मतलब उसने आंसर हमें बता दिया और हमसे ये कह रहा है कि इतनी ही आनी चाहिए, ये आप प्रूफ करके बताइए। तो अगर आप यहाँ पे हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जमना, ZmN और A3। ये होता है हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला। तो देखिए Z हमारे पास है, Na हमें पता है क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। A की वैल्यू हमारे पास है। M जो होता है, M हमारा कॉपर के लिए कितना हो जाएगा? 63.5। ये हमारा कॉपर के लिए M की वैल्यू होती है। जो हमारा मोलर मास, जो एटॉमिक मास होता है कॉपर का, वो 63.5 होता है। लेकिन जब मोलर मास में इसको कन्वर्ट करेंगे तो मोलर मास क्या हो जाएगा? 63.5 ग्राम पर मोल। अब इसको जब यहाँ पे रखेंगे, इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पे रखेंगे, तो डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारी कितनी आएगी? डेंसिटी की वैल्यू ये पूछ रहा है 8.92, लेकिन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डेंसिटी की वैल्यू आएगी 8.97। तो उसके बाद हम कहेंगे कि जो हमारी वैल्यू आई है वो 8.92 के अप्रोक्स है, मतलब उससे मिलती जुलती है। तो इसका मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि डेंसिटी हमारी इतनी आएगी। यही हमसे वो प्रूफ करवाना चाह रहा था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज शो डैट निकल ऑक्साइड हैज़ फार्मूला NiO 0.98O 1.00। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज Ni2+ एंड Ni3+ आयन। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में आने के बिल्कुल 100% इसके चांसेस हैं, तो इसको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, पूरे मन से इसको समझ के चलेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा निकल ऑक्साइड है, निकल ऑक्साइड का इसने इस बार क्या दे दिया? हमें सीधा फार्मूला दे दिया। फार्मूला नहीं निकलवा रहा है हमसे, हमें इसने क्या कह दिया कि इसका निकल ऑक्साइड का फार्मूला ये होता है। कितना इसने बताया फार्मूला? इसने बताया हमें निकल 0.98 और ऑक्सीजन 1.00। ये हमें इसने फार्मूला बता रखा है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि निकल 2+ और निकल 3+ आयन जो हैं उनके फ्रैक्शन क्या हैं, उसके फ्रैक्शन ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए ये जो हमारा 0.98 है, 0.98 इस वजह से है, इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। देखिए जो हमारा निकल ऑक्साइड होता है, निकल ऑक्साइड होता है हमारा NiO, निकल ऑक्साइड होता है हमारा NiO, जिसमें Ni भी 1 में रहता है और ऑक्सीजन भी हमारा 1 में रहता है। लेकिन ये हो गया हमारा 0.98, निकल कितना हो गया? ऑक्सीजन तो हमारा 1 ही रहा, लेकिन निकल कितना हो गया? 0.98। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ ना कुछ हमारी इम्प्योरिटी आ चुकी है। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्योर निकल ऑक्साइड है, प्योर NiO जो हमारा 1:1 में रहता है, लेकिन हमारा रेशियो बन चुका है ये, तो इसका मतलब निकल में कुछ ना कुछ हमारी इम्प्योरिटी आ चुकी है। तो देखिए इम्प्योरिटी कैसे निकालेंगे, अब किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज रहता है? ऑक्सीजन हमेशा 2+ में रहता है। अब जब ऑक्सीजन 2+ में है और 1:1 में है, तो निकल किस में होगा? निकल हमारा ऑक्सीजन जो है हमारा 2 नेगेटिव में रहता है। अब जब रेशियो 1:1 है तो निकल हमारा किस में रहेगा? Ni2+ में रहेगा, तभी तो भाई दोनों का कॉम्बिनेशन हो पाएगा। लेकिन रेशियो ये कैसा हुआ होगा? ये ऐसे हुआ होगा रेशियो कि कुछ निकल 2+ को निकल 3+ ने रिप्लेस कर दिया होगा। मान लीजिए मेरे 100 निकल 2+ हैं, तो उनको
3-4 निकल 3+ ने रिप्लेस करके अपने आप आके बैठ गए होंगे वहाँ पे। तो मुझे नहीं पता कि कितने निकल 3+ ने निकल 2+ को रिप्लेस किया है, तो मैंने मान लिया कि जो x है, x जो है वो वैल्यू ये है कि जो हमारा निकल 2+ रिप्लेस बाई निकल 3+, इतनी वैल्यू है। x को x निकल 2+ को रिप्लेस कर दिया निकल 3+ ने। इतनी बात आ गई समझ में। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए जो हमारा निकल ऑक्साइड है ये न्यूट्रल है नेचर में, इसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है भाई, चार्ज इसके न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, 2+ और 2- चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो इसका मतलब जब ये न्यूट्रल है तो निकल का और ऑक्सीजन का चार्ज जो है वो इक्वल होगा, मतलब चार्ज ऑफ ऑक्सीजन या फिर निकल लिख लो, चार्ज ऑफ निकल इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ ऑक्सीजन। इतनी बात आई समझ में। अब देखिए जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या है हमारा 2, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या है 2, और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 1 है, तो 2 × 1 2 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं निकल की बात करूं, निकल के ऊपर 2 चार्जेस हैं हमारे, एक तो निकल 2+ वाले हैं और एक निकल 3+ वाले हैं। तो देखिए 2+ वाले निकल कितने होंगे, 2+ वाले निकल होंगे 0.98, तो हमारे टोटल हैं ये 0.98 टोटल हैं। लेकिन इसमें से रिप्लेस भी तो हुए निकल 2+, तो 2+ वाले हमारे कितने हो जाएंगे 0.98 में से जो हमारे x रिप्लेस हुए, x में ख़त्म कर दूं, x इसमें से माइनस कर दूं, तो इतने मेरे निकल 2+ वाले आ जाएंगे। और चार्ज कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर 3+ वाले भी तो हैं, 3+ वाले कितने हैं x हैं, जिन्होंने 2+ को रिप्लेस किया है। तो क्या करूँगा यहाँ पे हो जाएंगे मेरे x, कौन से x हो जाएंगे मेरे 3+ वाले, और कितना चार्ज है उस पर 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा ये मेरा, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा इक्वल्स टू में कितना है 2 × 1 था, है ना। उसके बाद देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा 8 × 2 = 16, 1 9 × 2 = 18, 19, कितना आ गया ये हमारा, ये आ गया हमारा 1.96 माइनस 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 2 आ गया, माइनस 2x प्लस 3x, x बच जाएगा, तो ये हो गया x, और ये उधर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा 2 - 1.96, x कितना आ गया हमारा 0.1, ये कितना आएगा 96 आएगा, सॉरी 1.96, तो कितना आ गया हमारा 0.04, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0.04। अब देखिए परसेंटेज ऑफ निकल 3+ निकालेंगे, उसके बाद परसेंटेज ऑफ निकल 2+ निकालेंगे। तो परसेंटेज ऑफ निकल 3+ कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ निकल 3+ निकालेंगे हम, परसेंटेज ऑफ निकल 3+ कैसे निकलेगी, कितने हैं हमारे 0.04 और टोटल कितने थे 0.98। इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी हमारी परसेंटेज आ जाएगी, परसेंटेज कितनी आएगी 4.01%, कितनी आएगी 4.01%, अगर इसको मैं कैलकुलेट करूंगा। अब देखिए ये तो है हमारे निकल 3+ वाले, तो अगर हमारे निकल 3+ वाले इतने हैं तो निकल 2+ वाले कितने हो जाएंगे 100 में से माइनस कर देंगे, परसेंटेज ऑफ निकल 2+ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 4.01, कितना आ जाएगा ये हमारा 95.99%। तो ये हमारा निकल 2+ की परसेंटेज इतनी आ गई। ये हमें फ्रैक्शन निकालना था इनका कि कितना हमारा निकल 2+ है, कितना हमारा निकल 3+ है। दोबारा समझा देता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको समझ के चलिए। वो कह रहा था हमारा कि निकल ऑक्साइड का फॉर्मूला हमारा ये है, तो हमें निकालनी थी कि निकल की 2+ और निकल के 3+ की फ्रैक्शन क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है। तो हमने कैसे निकाली, ये फार्मूला लिखा, लेकिन हमें पता है प्योर निकल ऑक्साइड जो होता है वो किस में होता है 1:1 में होता है। और ये जो इम्प्योरिटी आई ये इसकी वजह से आई, निकल 2+ को किसने रिप्लेस किया, निकल 3+ ने रिप्लेस किया। मान लीजिए x निकल 2+ को निकल 3+ ने रिप्लेस किया, कितने रिप्लेस हुए x, हमने मान लिया, हमें नहीं पता कितने रिप्लेस हुए, लेकिन हमने उसको मान लिया कि x रिप्लेस हुए हैं। तो देखिए अब उसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा चार्ज है निकल पर, अगर हमारा ये न्यूट्रल है निकल ऑक्साइड, इसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है भाई, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल है, तो इसका मतलब निकल का और ऑक्सीजन का चार्ज
इक्वल होगा तभी तो ये आपस में न्यूट्रलाइज हुए इसके चार्ज। तो निकल का चार्ज और ऑक्सीजन का चार्ज हमने इक्वल रख दिया। निकल का चार्ज हमने कैसे निकाला, उसमें निकल 2+ वाला चार्ज और निकल 3+ वाला चार्ज। निकल 2+ वाला चार्ज कैसे निकलेगा, 0.9 थे टोटल, उसमें से x मैंने जो हमारे रिप्लेस हुए थे वो माइनस कर दिया और चार्ज था इस पर 2, मल्टीप्लाई कर दी, प्लस करा 3+, जो हमारा निकल 3+ है उसको वो कितने रिप्लेस करे थे x, तो यहाँ पे x रख दिया और चार्ज कितना था 3, मल्टीप्लाई में 3 इज इक्वल्स टू आ गया हमारा ऑक्सीजन का चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या आता है हमारा 2 चार्ज आता है तो 2 रख दिया। x की वैल्यू यहाँ से आ गई 0.4। उसके बाद 3+ की परसेंटेज निकाली हमने। 3+ की परसेंटेज क्या आएगी, जो हमारी x की निकल 3+ की वैल्यू आई उसको हमने टोटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारी परसेंटेज आ गई। उसके बाद हमारी 2+ की निकालेंगे तो 100 में से माइनस कर देंगे उस परसेंटेज को, जो हमारी 3+ की आई थी, तो 2+ की हमारी निकल 2+ की भी परसेंटेज हमारे सामने आ जाएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस पे आप वेरी इंपॉर्टेंट या फिर स्टार मार्क कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये हमारा 17, 18, 19, 20 ये आपका सिलेबस से बाहर हो गया है, जो रिड्यूस हो गया था सिलेबस। उसके बाद है हमारा गोल्ड क्रिस्टलाइज इन अ FCC यूनिट सेल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेल। अब देखिए क्वेश्चन ये बहुत ही सिंपल है, कह रहा है हमारा गोल्ड जो है FCC यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज हो रहा है। गोल्ड किस में क्रिस्टलाइज हो रहा है, हमारा FCC यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज हो रहा है, और उसकी हमें लेंथ बतानी है, मतलब A बतानी है। क्या बताना है हमें, A बतानी है। रेडियस हमें दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस दे रखी है हमें 0.144 नैनोमीटर दे रखी है रेडियस। तो देखिए इसको हमारी A बतानी है, तो इसका A और R में FCC का वही पैकिंग एफिशिएंसी पे वापस से पहुंच जाइए। FCC में हमने A और R में क्या रिलेशन था, A इज इक्वल्स टू 2√2R था, ये हमारा रिलेशन था FCC का A और R में। A की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू √2 इंटू 0.144, क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 इंटू 0.144, जो भी आएगा कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये हमारा आंसर नैनोमीटर में आएगा। ठीक है, अगर हमें मीटर में निकालना है 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बैंड थ्योरी का, ये हमारा सिलेबस से आउट हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद सुटेबल एग्जाम्पल। देखिए कुछ टर्म्स हैं हमारी, ये हमें सुटेबल एग्जाम्पल से हमें एक्सप्लेन करनी है। फर्स्ट है हमारा शॉर्टकट इफेक्ट। शॉर्टकट इफेक्ट मैंने बताया था, क्रिस्टल में अगर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिस हो जाएं क्रिस्टल से तो वो होता है हमारा शॉर्टकट इफेक्ट, जिसकी वजह से हमारी डेंसिटी भी कम होती है। इसके एग्जाम्पल है हमारे जैसे AgCl हो गया, NaCl हो गया, हमारा CsCl हो गया, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, शॉर्टकट इफेक्ट का एग्जाम्पल है। ये किस में होता है शॉर्टकट इफेक्ट, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है, 6 या 6 से ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है फ्रैंकल इफेक्ट। फ्रैंकल इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अगर हमारा स्मॉलर कैटायन अपनी लेटेस्ट साइड से गायब होकर इंटरस्टिशियल साइट में जगह ले ले, वॉइड में जगह ले ले, उसको क्या कहते हैं हम, फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट होता है हमारा किस में होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट होता है हमारा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर लेस देन 6 होता है, वो होता है, उसमें होता है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। इसके एग्जांपल हो जाएंगे हमारे AgBr हो गया, जिंक सल्फाइड ZnS हो गया, ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, जो कि हमारे लेटेस्ट पॉइंट से अगर हमारे एटम गायब होकर इंटरस्टिशियल साइट में बैठ जाए उसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और एफ सेंटर क्या होता है, एफ सेंटर होता है हमारा कोई एनायनिक साइट की जगह इलेक्ट्रॉन्स जगह ले ले। एनायनिक साइट मतलब एनायन तो हमारा निकल जाए उसमें से और उसकी जगह क्या आ जाए, हमारा इलेक्ट्रॉन आ जाए, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको कलर प्रोवाइड कराएगा। कलर प्रोवाइड कराने का प्रोसीजर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, और जब एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है तो हमारी वो कलर प्रोड्यूस करता है। तो ये होते हैं हमारे एफ सेंटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है, एल्युमिनियम क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, इट्स मेटलिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर। तो देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एल्युमिनियम है हमारा, एल्युमिनियम हमारा किस में क्रिस्टलाइज हो रहा है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, किस में,
क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, जो कि जिसको हम FCC भी बोल सकते हैं, और इसका Z क्या हो जाएगा हमारा 4। उसके बाद क्या कह रहा है, इसकी मेटलिक रेडियस, देखिए ध्यान से देखिए, रेडियस दे रखी है 125 पिकोमीटर, वो भी किस में दे रखी है, पिकोमीटर में दे रखी है। और आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द यूनिट सेल, मतलब पहले में क्या निकलवा रहा है आपको, लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल, मतलब ए निकलवा रहा है। तो देखिए FCC के लिए ए और आर में अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था, क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू 2√2r, ये रिलेशन होता है, ए इज इक्वल्स टू 2√2r। तो अगर मैं करूँ तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1.2 इंटू √2, और आर की वैल्यू क्या है 125 पिकोमीटर। तो क्या आ जाएगा हमारा 353। अगर मैं करूं इसको 2 इंटू 1.414 इंटू 125 पिकोमीटर, क्या आ जाएगा हमारा 353.5, क्या आ जाएगा हमारा 353.5 पिकोमीटर, जिसको हम अप्रॉक्स बोल सकते हैं 354 पिकोमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। ए का हमने सीधे सीधे फॉर्मूला लगाया, आर की वैल्यू रखी और हमारा ए आ गया। उसके बाद नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है हाउ मैनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्युमिनियम, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्युमिनियम में कितने यूनिट सेल होंगे ये हमें बताना है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए ये देखिए वॉल्यूम दे रखी है, तो उसके लिए हमें इससे क्या निकालनी पड़ेगी, यूनिट सेल की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। और यूनिट सेल की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, यूनिट सेल की वॉल्यूम मैं इधर निकाल देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होती है भाई, ए क्यूब होती है। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे 354 पिकोमीटर, लेकिन पिकोमीटर को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड वैल्यू में। मान लीजिए मैं किस में चेंज कर रहा हूँ, सेंटीमीटर में चेंज कर रहा हूँ, किस में चेंज कर रहा हूँ, सेंटीमीटर में चेंज कर रहा हूँ। तो हमारा 10 टू द पावर -10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लिख देंगे यहाँ पे 350, इसको ही लिख देंगे 353.5 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। तो देखिए ए क्यूब की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 353.5 इंटू 10 टू द पावर -10, और इसका हमारा क्यूब। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 442 इंटू 10 टू द पावर -25 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जब हमारी ये वैल्यू आई यूनिट सेल की, अब वो कह रहा है कि हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने हैं, कितनी वॉल्यूम में, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में हमें यूनिट सेल निकालने हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में। और हमारी वॉल्यूम यूनिट सेल की कितनी है, इतनी है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे आएंगे, उस वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर दो तो हमारे नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे। नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना आ जाएगा हमारा 1/442 इंटू 10 टू द पावर -25, कितना आ जाएगा हमारा 2.26 इंटू 10 टू द पावर 22 यूनिट सेल। ये इसका हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.26 इंटू 10 टू द पावर 22 यूनिट सेल। तो हमारा यहाँ पर NCERT के एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं और मेरी तरफ से ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है। और ये चैप्टर मैंने आपको 100% जितना सिलेबस में है वो कराया है आपको। और अगर आप इतना ही करके जाएंगे, NCERT के इंटेक्स और NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चन और जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। बिल्कुल 1 मार्क्स आपका नहीं कटेगा। ये चैप्टर आपका यहाँ पर पूरा होता है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें चैप्टर की समरी होगी। एग्ज़ाम डोज के नाम से आपको वो लेक्चर करा दिया जाएगा, जो कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन में हेल्प करेगा। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस लेक्चर, फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।